हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएफ स्किनर, जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बी टेट, ऑल टेट एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन बीएड बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी यही सब टॉपिक है। और आप सभी को बता दें कि आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा पर डिटेल क्लास शुरू हो गई है विथ क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज देखना ना भूलें। आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। क्या? तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो हमारी तैयारी जितनी मजबूत रहेगी हमें सफलता उतना ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बीएफ स्किनर? बीएफ स्किनर जी कौन सा सिद्धांत दिए? तो इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। यही एक क्वेश्चन बन जाता है, पहला क्वेश्चन, कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत किसने दिया? तो क्या रहेगा? बीएफ स्किनर। राइट आंसर बीएफ स्किनर। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। कहाँ के रहने वाले थे बीएफ स्किनर? क्वेश्चन बनता है कि स्किनर जी कहाँ के रहने वाले थे? तो स्किनर जी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्या? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। बीएफ स्किनर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया गया। बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आगे देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम से बहुत क्वेश्चन बनता है। यही हम कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन तो रटा रटाया हमें हमेशा याद रहता है बीएफ स्किनर का कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिए, लेकिन जब इसका अन्य नाम पूछा जाता है वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सबके, चाहे जितने सिद्धांत दिए हैं, सबका अन्य नाम है। तो सबका अलग अलग अन्य नाम हम बताए हैं, तो आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा और कई बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम क्या है और क्या कहा जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत। क्या? नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। क्या नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंध का? नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। आगे क्या है? बीएफ स्किनर सबसे अधिक किस पर जोर देते हैं, किस पर बल दिए? तो वो रिस्पॉन्स पे बल दिए। क्या? बीएफ स्किनर सबसे अधिक रिस्पॉन्स पे बल दिए, अनुक्रिया पर। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। एक अन्य नाम और बनता है कि आर एस बॉन्ड किसका है? आर एस बॉन्ड किसने दिया है? आर एस सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बीएफ स्किनर का है। याद रखिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। आर एस सिद्धांत जो है वो स्किनर जी का है, और यह सार सिद्धांत जो है वो किसका है? कमेंट करिएगा, पढ़ाए हैं इसको, बता देते हैं। थॉर्नडाइक का। क्या है? थॉर्नडाइक। आर एस सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। आर एस सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। यह सार सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत, वरना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किए थे? तो ये चूहा और कबूतर पर किए थे। इनका पहला प्रयोग चूहा पर था, इसके बाद कबूतर पर था।
चूहा और कबूतर पर इनका प्रयोग था। स्किनर का जो चूहा पर प्रयोग था, क्या किए, ये एक चूहा को बॉक्स में बंद कर दिए। क्या, एक बॉक्स में बंद कर दिए, यही सब लिखा गया है इसमें। एक बॉक्स में बंद कर दिए और इस बॉक्स में एक बटन लगा था। क्या, एक लीवर लगा था, बटन लगा था, एक लीवर था और उसमें छिद्र बना हुआ था। लीवर था, छिद्र। आप लोग देखे होंगे बच्चों का एक खिलौना आता था जिसे, उसे क्या कहते हैं, वो एक प्रकार का गुल्लक था। जैसे उस पे जब आप देखे होंगे कि एक छोटा सा गुल्लक गुल्लक की तरह वो था, प्लास्टिक का रहता था, उसमें एक ऐसे बटन बना रहता था, नीचे लीवर बना रहता था छोटा सा, और एक दरवाजा लगा रहता था। जब उसे आप ऐसे दबाते, टच करते, तो उस पे जो कुछ गुल्लक था, तो उस पे आप सिक्का वगैरह रखते, पैसा, तो वो उसमें से अंदर एक डॉगी रहता था, अंदर छोटा सा बना रहता था। वो बाहर निकलकर उस पैसे को अंदर लेके चला जाता था। सेम वही इस बीएफ स्किनर के बॉक्स में भी था कि चूहा को बंद कर दिए, चूहा को पता नहीं था। फिर इसके बाद वो, उसे जब भूख लगी तो वो उसी में उछल कूद करने लगा और उसका पैर अचानक में ही किस पे पड़ा, उस लीवर पर पड़ा जब, तो वो लीवर जब दबा तो उसके अंदर भोजन आ गया। तो जब जब उसे भूख लगती, तब तब उसे ये पता चला कि जब हमें भूख लगेगी, वो उछल कूद करता, तो उसे ये, इसके बाद जब जब चूहा को भूख लगता, वो इधर उधर घूमता और आसानी से फिर उसे ये पता चला कि इस लीवर पर पैर पड़ने पे हमें भोजन मिलता है। तो क्या वो जब उस लीवर पर उसका पैर पड़ता और वो दबता, उस छिद्र से उसके पास भोजन आ जाता। जब भोजन आ गया, तब इसके बाद चूहा क्या किया, इस क्रिया को फिर से दोहराया। जब वो इस क्रिया को फिर से दोहराया, तो फिर से चूहा चूहा के पास भोजन आ गया। इसी को स्किनर जी ने क्या कहा, प्रतिक्रिया करता रहा तो उसे भोजन मिलता रहा। इसी को स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा। क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा। उसे खाना मिल जाता था, जब वो प्रतिक्रिया करता था तब उसे भोजन मिलता था, अन्यथा उसे भोजन नहीं मिलता था। तो यह निष्कर्ष निकलता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब वह अनुक्रिया, मतलब पहले अनुक्रिया करेगा, पहले वो रिस्पांस देगा, तब उसे क्या, उद्दीपन, तब उसे जागृत होगा उसके मन में कि ऐसा करने से हमें भोजन मिलेगा। पहले वो क्रिया करेगा, तब उसे, उसके मन में ये उद्दीपन, तब हमें भोजन मिलेगा। क्या है, पुनर्बलन, रीफोर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमें पुनर्बलन मिलता रहेगा, वैसे वैसे ही हम, वैसे सही दिशा में, या वैसे ही हम अनुक्रिया करने लगेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वैसे ही अनुक्रिया करेंगे। और अनुक्रिया करने में तभी तीव्रता आती है, क्या, अनुक्रिया करने में तभी तीव्रता आती है जब पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन कहाँ से मिलेगा, जब हम अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया करेंगे तब हमारे मन में उद्दीपन, उद्दीपन यानी स्टिमुलस जागृत होगा। इसके बाद जब हम अनुक्रिया करेंगे तब हमें उद्दीपन मिलेगा, और जब उद्दीपन मिलेगा तब हमें पुनर्बलन मिलेगा कि हम ऐसे ऐसे सही क्रिया करेंगे, तब हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे, ऐसा करने से सीखने में तीव्रता आती है। क्या, ऐसा करने से सीखने में तीव्रता आती है। जब हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, जब हमें कोई रिफोर्समेंट नहीं मिलेगा, तो हम रिस्पॉन्स क्यों करेंगे। तो किस पे बल दिए, जब हमें पुनर्बलन मिलेगा तभी हम अनुक्रिया करेंगे। इससे सीखने में यही सिद्ध होता है कि इससे सीखने में पुनर्बलन जब मिलेगा तभी सीखने में तीव्रता आती है। सब महत्व इसका पुनर्बलन का सबसे अधिक है। क्यों, जब पुनर्बलन हमें मिलेगा तभी हम अपनी अनुक्रिया करेंगे, और जब अनुक्रिया करेंगे तभी तो हमें उद्दीपन हमारे मन में जागृत होगा। अच्छा बताइए हमें, चूहा उसी में उछल कूद करता रहा, मान लीजिए उसका लीवर पर उसका पैर पड़ा ही, अगर उसे भोजन ना मिलता तो क्या वो अनुक्रिया करता, नहीं करता। सिंपल भाषा में हम यही समझेंगे कि चूहा उसमें उछल कूद करता रहा। क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, इसका मतलब वो अनुक्रिया कर रहा है। अनुक्रिया कर रहा है, अगर उसे पुनर्बलन, पुनर्बलन अगर उसे भोजन, भोजन जो है वो पुनर्बलन है,
उछल कूद, भूख है उसका, उछल कूद कर रहा है, भूख लगी है उसे भोजन के लिए, और जब लीवर पर पैर पड़ा तो भोजन अगर उसे ना मिलता, पुनर्बलन उसे ना मिलता, तो क्या वो अनुक्रिया करता? नहीं करता। जब वो अनुक्रिया कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, उसे भोजन ना मिलता, तो उसके मन में उद्दीपन नहीं जागृत होता। फिर से उस लीवर को दबाने के लिए या उसमें उछल कूद करने के लिए उसके मन में उद्दीपन ना जागृत होता। तो इसमें पुनर्बलन का सबसे ज्यादा महत्व है। पुनर्बलन का सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि पुनर्बलन से ही चूहा अनुक्रिया करेगा, और जब अनुक्रिया करेगा तभी उसके मन में उद्दीपन होगा फिर से भोजन पाने की। आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या है? रिफोर्समेंट। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे क्या है कि जब चूहा अनुक्रिया कर रहा था, ये उद्दीपक क्या है? उद्दीपक भोजन है। उद्दीपक क्या है? अगर उसे भोजन ना मिलता, उद्दीपक भोजन है, उसे भोजन ना मिलता, अनुक्रिया क्या है? ये प्रतिक्रिया कर रहा था। किस लिए कर रहा था? भोजन के लिए कर रहा था। और उद्दीपक क्या है? भोजन है। जब उसे भोजन मिला तो उसे पुनर्बलन मिला, फिर से कार्य करने के लिए, फिर से उस लीवर को दबाने के लिए उसे पुनर्बलन मिला। क्या इसमें कहा है? पुनर्बलन क्या है कि उद्दीपक, उद्दीपक भोजन है, भोजन मिला, तब वो अनुक्रिया किया, तब फिर से रिस्पांस किया। इसके बाद क्या हुआ? तब संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किस लिए? पुनर्बलन के लिए। पुनर्बलन उसे कहाँ से मिला? भोजन से। भोजन क्या है? उद्दीपक है। अनुक्रिया क्या है? वो जो एक्टिविटी, क्रियाकलाप कर रहा है। तब जागृत हुआ उद्दीपक, भोजन, भोजन मिल गया, भोजन खाया, वो संतुष्ट हुआ, तब जाके उसे पुनर्बलन मिला फिर से अनुक्रिया करने की। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा क्या? साइकिल या मोबाइल देना। जैसे हमारे पेरेंट, हमारे मम्मी पापा कहते नहीं है कि अगर ये एग्जाम तुम क्वालिफाई कर लिए तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, साइकिल देंगे, फोन देंगे, कुछ भी, एवरीथिंग, चाहे जो भी, कुछ भी देंगे। तो ये क्या है? ये उद्दीपक है। जो चीज हमें मिलने वाली है वो उद्दीपक है, हमें क्या करने के लिए? अनुक्रिया करने के लिए। और जब वो मिल गई तब हमें फिर से पुनर्बलन मिला, फिर से क्रिया करने की। अच्छा बताइए, माता पिता बोल दिए कि ये एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर लिए तो साइकिल देंगे या फोन देंगे, कोई भी गिफ्ट जो बोले हैं वो देंगे। अगर वो फोन या गिफ्ट ना दिए और बच्चा उसी पर रहा कि हमें फोन मिलेगा, इसलिए वो क्या? अनुक्रिया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगर वो ना मिला तो अगली बार क्या कहेगा? पापा ऐसे झूठे बोलते हैं, देंगे होंगे, कुछ नहीं। क्या होगा? उसका पुनर्बलन वहीं से डाउन हो जाएगा। जब उसे वो गिफ्ट मिल जाएगा तो उसे फिर से और लालसा होगी कि नहीं, इस बार मुझे साइकिल मिला है, अगली बार मुझे फोन जरूर मिलेगा, तो हमें और दुगनी मेहनत से वो पढ़ाई करेगा। यही है। आगे चलते हैं। क्या है? पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। पॉजिटिव रिफोर्समेंट। जैसे पॉजिटिव रिफोर्समेंट क्या है? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सब सकारात्मक है। किसी को भोजन देना, पानी देना, नौकरी देना, ये सब कुछ उसे मिल रहा है, तो ये क्या है? मिलता तो नकारात्मक में भी है, लेकिन कुछ अच्छा जो हमारे मन को सुख शांति दे, ऐसे समझ लो, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रिफोर्समेंट क्या है? जैसे दंड देना, मना करना, डांटना आदि। जैसे अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, क्या?
सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह प्राणी जो है उस क्रिया को दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, उसे दंड दिया जाए, मना कर दिया जाए कि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, तुम्हें साइकिल नहीं मिलेगा, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये नकारात्मक वो निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय होता चला जाएगा, उस क्रिया को फिर से नहीं दोहराएगा। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है। आगे चलते हैं। क्या है पुनर्बलन अनुसूची? पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार का है, सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। सतत पुनर्बलन अनुसूची क्या है कि जैसे कोई बच्चा जब जब क्रिया करे उसे हमेशा पुनर्बलन दिया जाए, ये सतत पुनर्बलन है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, प्रत्येक कोई कार्य वो कर रहा है तो उसे हमेशा गिफ्ट देना, मतलब बच्चे से जितनी एक्टिविटी कराई जाए उस हर एक्टिविटी पे उसे गिफ्ट देना, उसे शाबाशी देना, ये क्या है? सतत पुनर्बलन। ये सतत पुनर्बलन है। आंशिक पुनर्बलन क्या है कि किसी किसी सवाल पर उसे शाबाशी देना या किसी किसी एक्टिविटी पर उसे कुछ गिफ्ट देना, ये आंशिक पुनर्बलन है। समझ में आया? जैसे कि उसे हमेशा नहीं कि गिफ्ट पर ही वो निर्भर हो जाए कि हमें गिफ्ट मिलेगा तभी हम क्रिया करेंगे। ये सतत पुनर्बलन जो है हर सवाल पर, जैसे कि हर सवाल पर बच्चे की तारीफ करना, यदि आप अगले सवाल पर उसका तारीफ नहीं किए तो वो अगला सवाल नहीं लगाएगा, सॉल्व नहीं करेगा, अगला सवाल वो सॉल्व नहीं करेगा। सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है कि जैसे कुछ कुछ सवाल पर उसे शाबाशी देना, कुछ कुछ क्रिया एक्टिविटी कर रहा है उसे शाबाशी देना, उसे गिफ्ट देना, जो भी हो कुछ कुछ पे देना, ये आंशिक है। और सब पर देना ये सतत पुनर्बलन है। आगे चलते हैं। ये इतना आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? सबसे पहले ही पढ़े हम कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अभी पढ़े कि स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिका कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। याद रहेगा, भूलना मत, अभी पढ़े हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। स्किनर का सिद्धांत नहीं है। क्या स्किनर का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ऑप्शन बी आरएस का सिद्धांत, ऑप्शन सी ईएसआर का सिद्धांत, ऑप्शन डी सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। अभी देखें, क्या ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत उनके सिद्धांत का अन्य नाम है, और आरएस सिद्धांत स्किनर जी रिस्पॉन्स पर, क्या अनुक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिए हैं, तो इनके सिद्धांत को आरएस सिद्धांत कहा जाता है। अभी बताए थे पढ़ाते वक्त क्या कि जो ईएसआर सिद्धांत है ये किसका है? ये थार्नडाइक का है। क्या? थार्नडाइक का ईएसआर है, क्योंकि थार्नडाइक ने उद्दीपक पर ज्यादा बल दिया है, और जो स्किनर जी हैं वो किस पे? अनुक्रिया पर बल दिए हैं। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, स्किनर का यही सिद्धांत नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ईएसआर का सिद्धांत थार्नडाइक का है, न कि स्किनर का। आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन ए अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, ऑप्शन बी प्राणी निष्क्रिय होता है, ऑप्शन सी साहचर्य निर्माण में परिमाण महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन डी एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है।
क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित सत्य कथन है। सत्य कथन। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राणी निष्क्रिय हो जाता है। कैसे? जैसे जब जब उसे पुनर्बलन दिया जा रहा है तब तब वो क्रिया कर रहा है, और जब उसे पुनर्बलन ना दिया जाए तो प्राणी निष्क्रिय हो जाता है। क्या पूछा है? क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित सत्य कथन है। प्राणी निष्क्रिय हो जाता है जब उसे पुनर्बलन ना मिले। आगे चलते हैं। बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? ये क्लास फर्स्ट में पढ़ाए हैं, प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है इसमें। बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए कार्यात्मक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी व्यवहारवादी, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संज्ञानात्मक। क्या? बीएफ स्किनर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जॉन के माता पिता उसे हर बार दो बार, यह टाइप एरर है, उसे हर बार जॉन के माता पिता उसे हर बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए $5 भत्ते के लिए देते हैं। क्या? $5 भत्ते के लिए देते हैं। यह किस प्रकार के शुद्धिकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चित अनुपात, ऑप्शन बी परिवर्तनीय अनुपालन, ऑप्शन सी चर अंतराल, ऑप्शन डी निश्चित अंतराल। क्या है कि जब बच्चा, जॉन के जो माता पिता हैं, जॉन जब कपड़े धोता है, उसे कपड़े धोने का काम दिए हैं, जब जॉन कपड़े धोता है तो उसे $5 भत्ते के रूप में देते हैं, हर बार $5 ही भत्ते के रूप में देते हैं। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चित अनुपात का, परिवर्तनीय अनुपालन का, या चर अंतराल का, या निश्चित अंतराल का? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? निश्चित अनुपात का, क्योंकि केवल $5 ही देते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, हर बार उसे $5 ही देते हैं। ये निश्चित अनुपात का अनुपालन कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, टॉपिक विथ क्वेश्चन। तो आपका तो बहुत अच्छे से यूपी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अगर आप हैं तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट जिसमें बनेगा सब प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कह रहे हैं। चलिए आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।